Okay, so now we will start. That is the characteristic and structure of fungi. So already we have discussed the prokaryotic form of microorganism that is bacteria. तो बैक्टीरिया के बारे में हम लोगों ने देख लिया. बैक्टीरिया स्ट्रक्चर, मॉर्फोलॉजी कैसा होता है, ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव, डिफरेंट स्पीशीज, स्टैनिंग के प्रोसेस, ठीक है. और फाइनली जैसा भी आकाश ने डिस्कस किया, हम लोगों ने देखा बैक्टीरियल डिजीज के बारे में. तो एक्चुअली वही है कि हम लोगों का जो फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट है, उसके अकॉर्डिंग हम लोगों को जो सिलेबस डिजाइन किया गया है, उसके अकॉर्डिंग अपनी स्टडी को कॉन्साइज भी करना है और जो पार्ट डिस्कस करना है उसको इन डिटेल भी डिस्कस करना है, ठीक है ना. तो एक्चुअली जैसे आप लोग देखिए अपने आप को, तो आप लोगों ने जैसे साइंस स्टडी किया था 9th क्लास 10th क्लास में, फिर जो 10+2 है, फिर आप लोगों ने सब्जेक्ट वाइज सेपरेट हो गया है ना. तो ये सब साइंस का ही पार्ट है, बट जिस फील्ड में आप होते हैं, जिस कंडीशन में आप होते हैं, वैसे आपको आपकी स्टडी को कॉन्साइज भी करना होता है और फिर जो पॉइंट्स आपके पास है उनको इन डिटेल भी देखना होता है, ठीक है ना. तो जो कॉन्साइज करना होता है वो इसलिए है, तो जो स्टेप्स हैं या और जो ब्रांचेस हैं जहाँ से आपको फ्रूटफुलनेस एज कंपेयर टू अदर कम है, वहाँ थोड़ा कम टाइम दें और यहाँ ज़्यादा टाइम दें. जो नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें तो आप जितना करें उतना अच्छा है, बट कॉन्साइज होके फिर डिटेल में जाए तो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट आएंगे. सो दिस इज यूकैरियोटिक क्लास ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. तो जैसा आप फर्स्ट स्लाइड में देख रहे हैं, दिस इज लाइफ साइकिल. तो बैक्टीरिया से फंगाई डिफरेंट क्यों है? फर्स्ट रीजन तो यही हो गया कि वो प्रोकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक है, यानी कि इनका सेल वेल डेवलप्ड होता है. सेल की जो कंडीशन है दैट इज वेल डेवलप्ड. इनके जो वेल नोन जो एग्जांपल है यीस्ट एंड मोल्ड्स, तो उनका आप यूज भी देख रहे हैं. बेकरी इंडस्ट्रीज, फूड इंडस्ट्रीज में अगर आप जाएं तो कितने यूज होते हैं ना. बेकिंग तो पूरा इसके ऊपर है, बेकरी. आप लोग जो सोचते हैं ना ये बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं, उनका जो ओरिजिन आप देखेंगे तो पता चलेगा कुछ नहीं है, फंगई है, ठीक है. तो इनका एक लाइफ साइकिल है, यानी कि स्पोर फॉर्म्स में है. जैसा कि हम लोगों ने बैक्टीरियल स्पोर्स को देखा, तो ये ऑलरेडी अपना एक लेटेंट फेज बनाते हैं इन दिस टाइम पीरियड. फिर ये जर्मिनेट होते हैं, जर्मिनेट होकर फिर इनके स्पेसिफिक जो कैरेक्टरिस्टिक है, एक्चुअली इसीलिए इसको ये वर्ड डाला गया है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो अपने आप को बता देते हैं दैट इट इज नॉट अ बैक्टीरिया. इसका जो मॉर्फोलॉजी है, स्ट्रक्चरल पार्ट है, जो कैरेक्टरिस्टिक है, देखने से पता चल जाएगा नहीं है वो नहीं. जैसे बहुत ही जनरल एग्जांपल अगर हम लोग लें तो फंगल जो इन्फेक्शंस हैं वो भी काफ़ी होते हैं, ठीक है. और जहाँ पर आपने जो बड़ी कॉलोनीज हैं, हालांकि तो हम लोग ये कहते हैं कि इनके दीज आर द माइक्रो ऑर्गेनिज्म और इनको नेक्ड आई से नहीं देखा जा सकता, स्टेटमेंट यही है ना. बट वो किसके लिए है? सिंगल ऑर्गेनिज्म के लिए. अगर ये लोग बल्क यस में सर. रहेंगे ना, अगर ये लोग बल्क में रहेंगे तो एक वाइट कलर का फॉल स्मेल वाला लेयर आपको हर कहीं देखने को मिलेगा. एक्चुअली स्तुति ज्वाइन करना जा रही है, नेटवर्क का इशू है, ठीक है. तो बल्क में अगर आप लोग वो देखेंगे तो जहां पर भी आपको गंदी बदबू आ रही है, फॉल स्मेल है, वाइट कलर का सबसे पहले एक लेयर बन जाता है, मगॉट्स जिसको हमने स्टडी किया था इंट्रोडक्शन पार्ट में, लार्वल स्टेजेस, ठीक है. तो ये सब जो स्टेजेस हैं ये सब बताते हैं द एग्जिस्टेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. बट जहां पर जो आइडेंटिफिकेशन का पार्ट आएगा वहां पर आपको माइक्रोस्कोप यूज करना पड़ेगा. तो देखते हैं हम लोग इसमें आगे. सो व्हाट इज द जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फंगाई? तो कैसे पता चलेगा कि फंगाई है, ठीक है. तो सबसे पहले तो क्या है,
इनको जो कॉलोनी फॉर्मेशन है उसके बिहाव पर देखना होगा। तो ए क्लोरोफाइलस हैवन, क्लोरोफिल नहीं है। हेटेरोट्रॉप्स, लाइफ एज ए पैरासाइट, सेप्रोफाइट, कैन सिम्बायोसिस, सिम्बायोसिस कहीं कहीं देखने को मिलता है। यूकैरियोटिक है, थैलस लैटिन टर्म्स हैं, मल्टी सेलुलर हैं, यूनिसेलुलर हैं, सैकेरोमाइसिस, लेपोइटा, और फिर इनके लैटिन टर्म्स को लेकर जो क्लासिफिकेशन है वो देखने को मिला। बट इनके स्ट्रक्चर्स हैं वो अपने आप में डिफरेंट है। जैसे हम यीस्ट को देखें तो माइक्रोस्कोपिक व्यू है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक व्यू, तो एक बड़ा पार्ट एक छोटा पार्ट देख रहे हैं हम, एक छोटा पार्ट है एक बड़ा पार्ट है। जो बडिंग फॉर्मेशन हमने बैक्टीरिया में देखा था वो एक ही जो सेल था उसमें से था, और यहाँ पर जो यीस्ट को अगर आप कंपेयर करें तो इसमें अलग पार्ट है। मशरूम आप देखें, रेस्टोरेंट में तो जाते हैं तो मशरूम मशरूम करते हैं ना, बट दिस इज डिकम्पोजर्स। जैसा कि हम लोगों ने देखा इनका जो बेसिक जितने भी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, सुप्रीम पावर है ना, ये तो सभी मानते हैं कि कोई ऐसी पावर है जो वर्ल्ड को रन कर रही है। तो जो सुप्रीम पावर ने जो इनको बनाया है वो इसलिए बनाया है क्योंकि इनका सबसे पहला काम क्या है, डिकम्पोज करना। यानी कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसकी डेथ हो जाती है, एनिमल जो किंगडम है उससे वो बिलोंग करता है या प्लांट किंगडम है उससे वो बिलोंग करता है, तो ये लोग वहां पर अपनी कॉलोनीज को जनरेट करते हैं और उसे डिकम्पोज करते हैं। इनका बेसिक मेजर फंक्शन है ये, ठीक है। रिसाइकलर्स ऑफ न्यूट्रिएंट, न्यूट्रिएंट्स का रिसाइकलिंग, जैसे सेकेंडरी जो मेटाबोलाइट है वो जो फंक्शन है उसमें भी ये हेल्पफुल है, या फिर डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स वैल्यू जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की है वो इनसे जनरेट होती है। तो डिकम्पोज तो कर रहे हैं, जो मेजर काम है वो कर रहे हैं, बट अगर हम कहें कि ये मैनकाइंड के लिए क्या कर रहे हैं, तो रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स। मल्टी सेलुलर या यूनिसेलुलर यीस्ट लैक द ट्रू रूट, स्टेम और लीव्स, इसलिए इनकी जो कैटेगरी है दैट इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म। नाउ दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फंगाई। जैसे सेल वॉल है, इट कंटेन चिटिन। अगर आप इसको बैक्टीरिया से कंपेयर करें तो बैक्टीरिया का जो सेल वॉल था वहां पर जो पॉलीसेकेराइड था वो पेप्टिडोग्लाइकन था, बट इन केस ऑफ फंगाई इट इज चिटिन। ये क्वेश्चन आ जाता है एमसीक्यूज वगैरह, बिकॉज दीज आर बायोमॉलिक्यूल। तो यहाँ से हमारा फार्मास्यूटिकल पार्ट भी स्टार्ट होता है अगर हम फंगीसाइडल और फंगी को किल करना चाहते हैं, उसकी एक्टिविटी देखना चाहते हैं एंटीमाइक्रोबियल वहां पर। सेकेंड पार्ट इज द थैलस, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, एंड माइक्रोस्कोपिक हाइफी। तो एक्चुअली इनकी जो ग्रोथ होती है, जैसा अगर आप लोग फोकस करें तो ये हाइफी स्ट्रक्चर में स्प्रेडिंग इनका देखने को मिलता है। फंगस जो लगता है वो इस तरीके से लगता है और इसीलिए सबसे फास्ट डिकम्पोज भी करता है। फिर नाउ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फंगाई, तो मशरूम है बहुत सारे, ठीक है, एडिबल जो ग्रेड है वो देखने को मिल रही है। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फंगाई, सो अगेन जो इनका रिप्रोडक्शन साइकिल है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सो रिप्रोडक्शन साइकिल में दोनों मोड देखने को मिलते हैं, सेक्सुअल, एसेक्सुअल। एसेक्सुअल स्पोर्स के थ्रू जैसा अभी कंप्लीट ही हुआ है, और जो सेक्सुअल है उसमें ज़ूस्पोर्स का फॉर्मेशन, ज़ूस्पोर एंजाइम, और ये साइकिल देखने को मिलेंगे, और हाइफे का ग्रोथ धीरे धीरे स्टार्ट होगा। तो एक जनरल साइकिल आप लोगों को कंसीडर करना है जो ऑलरेडी हम लोगों ने फर्स्ट स्लाइड में देखा है। एग्जाम्पल्स सिम्बायोसिस का अगर हम देखें तो लाइकेन सिम्बायोसिस का एग्जाम्पल है। एक पैरासाइटिक है, अगर एक्चुअली क्या है कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म तो है ही, तो इनका न्यूट्रिएंट वैल्यू ये कहाँ से लेंगे, तो इसीलिए फूड में फंगस क्यों लगता है, फूड पॉइजनिंग के लिए, ठीक है।
तो फंगस भी लग जाता है, बैक्टीरिया भी हो जाता है, ये भी हो जाता है, ठीक है। क्योंकि वो तो क्या चाहते हैं, जैसे फूड है, फूड की हम बात करें तो हमेशा फ्रेश फूड को कंज्यूम करना चाहिए। जो आपका फूड है इट शुड बी फ्रेश, फ्रेशली आपने प्रिपेयर किया है तो उसमें जो न्यूट्रिएंट वैल्यू है दैट इज मैक्सिमम। अब वो जो मैक्सिमम न्यूट्रिएंट वैल्यू है उस कंडीशन में मैक्सिमम चांसेस है अटैक होने के, यानी कि अगर आपने थोड़ा टाइम उसको रखा, हीट का जैसे ही लॉस होगा, रूम टेम्परेचर पे है या ऑलरेडी फ्रीजिंग कंडीशन पे है तो ठीक है, वहां पे कुछ टाइम रुकेगा। अदरवाइज जैसे ही रूम टेम्परेचर पे वो चीजें आएंगी तो जितनी भी जो माइक्रोफ्लोरा है वो एक्टिवेट ऑलरेडी है, ठीक है ना, दिख नहीं रही है हमको नेक्ड आइज से बट है तो इसीलिए फिर जो पैरासाइटिक बिहेवियर है वो देखने को मिलेगा। हाउ द स्ट्रक्चर ऑफ फंगाई इज, सो ऑलरेडी हाइफे स्ट्रक्चर है। अब ये जो ग्रुप ऑफ हाइफे है इसका एक नेम है माइसीलियम। Mycelium is the group of hyphae and the spore producing structures जो इसका अपर पार्ट में रहेंगे जहां से स्पोर्स ऑलरेडी निकलता है, हम लोगों ने देखा। सो दिस इज रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, जैसा कि ऐसी ग्रोथ कई जगह हमको देखने को मिलेगी। बट अब ये तो नेक्ड आई से देख सकते हैं, ऐसी बड़ी बात नहीं है अगर सही ढंग से आप देखें। बट जब आपको जो इंडिविजुअल स्टडी करनी है तब फिर आपको विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप ही जाना होगा। हाइफे को इंपॉर्टेंस दिया गया है बिकॉज स्प्रेडिंग भी इसकी वजह से होता है, और एक बार स्प्रेडिंग हो जाएगा, मैच्योरेशन आ जाएगा तो फिर इनका जो मल्टीप्लिकेशन है वो होगा। तो अगेन स्ट्रक्चर्स अगर आप देखें तो दिस इज द बिगर स्ट्रक्चर, और इसमें स्पोर है, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स है, स्टॉलन्स, राइजोइड्स, और इस तरीके से स्ट्रक्चर इनका होगा। अब फार्मास्यूटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग देखें तो ये जो स्ट्रक्चर्स हैं एक्चुअली होता क्या है, जैसे जो फर्स्ट जो एंटीबायोटिक है जो पेनिसिलिन है वो भी फंगई से जनरेट हुआ, नोटेटम, पेनिसिलियम। और अभी जो फोर्थ जनरेशन जो एंटीबायोटिक्स है सेफेलोस्पोरिन्स वो भी इनसे जनरेट हुए। तो इनका माइक्रोबायोलॉजिकल जो कल्चर है वो किया जाता है ल्यूपिन फार्मा। ल्यूपिन फार्मा का नाम सुना आप लोगों ने? यस सर। यस सर। तो ये भोपाल में है और मेरा एक फ्रेंड भी है वहां पर। तो वो लोग एक्चुअली एंटीबायोटिक का जो प्रोडक्शन है वो बहुत लार्ज स्केल पे कर रहे हैं। सेफेलोस्पोरिन जो पूरी ग्रेड है लगे हुए हैं वो लोग, तो जो प्रोडक्शन है उनका एक फिर सेपरेट प्लांट उनको इसके लिए मेंटेन करना होता है। जो सिंथेटिक प्लांट है या नेचुरल जो हर्बल ड्रग्स वाला प्लांट है वो फिर इसका सारा मशीनरी डिफरेंट होता है और उसके लिए एक सेपरेट प्लांट लगाना होता है। तो ल्यूपिन का जो भोपाल वाला प्लांट है वहां पर ये काम होता है। और जो माइक्रोबियल रिएक्शंस है जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया उससे कुछ पॉइंट आपको कंक्लूड करने होंगे। जनरेशन टाइम, तो जनरेशन टाइम में जितना टाइम लगेगा उसके अकॉर्डिंग बैच साइज फिक्स होगा और फिर उसी टाइम पीरियड में सेकेंडरी जो मेटाबोलाइट है स्टेशनरी फेज में फिर डेवलप होंगे और फिर उनका सेपरेशन स्टार्ट होगा। बिकॉज जो मिक्सचर है जैसा कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में भी बात की थी, सिंथेटिक हो, हर्बल हो या माइक्रोबायोलॉजिकल हो, तो यहीं से फिर सेपरेशन ऑफ एंटीबायोटिक स्टार्ट होता है। मिक्सचर मिला आपको, फिर उसको सेपरेट करेंगे डिफरेंट सॉल्वेंट में। जो पार्टीशनिंग जो कॉफिशिएंट है, अभी जो लैब चल रहा है हम लोगों का वर्चुअल चल रहा है, तो जो केमिस्ट्री पार्ट है उसमें आप लोग देख रहेंगे सेपरेटिंग फनल का यूज। तो जो कल्चर है उसको एक सॉल्वेंट में मिक्स किया जाता है, फिर मिक्स करने के बाद सॉल्युबिलिटी के अकॉर्डिंग मान लीजिए जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट है जिसको आप जो एंटीबायोटिक है वो कंसीडर कर रहे हैं उसको आप सेपरेट करना चाहते हैं उसके मदर लिक्विड से या उसका जो मेन फ्लूइड है, अब वहां से उसको आपको सेपरेट करना है। तो जिस सॉल्वेंट में उसका सॉल्युबिलिटी और अच्छा है उसमें आप लेंगे। तो जब वो सॉल्वेंट लेंगे और फिर उसका जो मिसिबिलिटी है वो जो मदर लिक्विड में जो सॉल्वेंट है उसमें नहीं होना चाहिए,
तो एक सेपरेट लेयर भी बनाएगा, फिर आप उसको विग्रसली शेक करेंगे तो उसका ट्रांसफर विद द हेल्प ऑफ पार्टीशन कोफिशिएंट एक लिक्विड से दूसरे लिक्विड में होगा। ठीक है, तो ये सिंपल प्रैक्टिकल टेक्निक है। तो इसकी हेल्प से वो क्या करेगा, एक दूसरे सॉल्वेंट में जिसमें उसका सॉल्युबिलिटी और अच्छा था चला गया। अब इसके चलते क्या होगा कि उसमें वो कंपाउंड गए, हो सकता है उसके साथ कुछ और भी गया हो, बट मैक्सिमम पार्ट आपका यहीं रह जाएगा। तो इस तरीके से सेपरेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो गया। तो फिर अब बाकी सारा काम क्या है, वो केमिकल पार्ट है। जो माइक्रोबियल पार्ट था उसका काम क्या था, केवल एक स्पेशीज को सेलेक्ट करना, उसके लिए कल्चर मीडिया बनाना, उसको बल्क में प्रोड्यूस करना, ये पूरा पार्ट माइक्रोबायोलॉजिकल पार्ट है। और जैसे ही आपका कंपाउंड बन गया, अब उस मास से सेपरेट करना कंपाउंड को, फॉर्मुलेशन डेवलप करना, वो ऑलरेडी डिफरेंट ब्रांच का काम है। ठीक है, तो हम लोगों को मेनली इसके ऊपर फोकस करना है। मॉडिफिकेशन ऑफ, सर हाँ बताइए। सर ये जो सेकंड स्ट्रक्चर में स्टोलोन्स हैं, ये क्या होते हैं स्ट्रक्चर पार्ट और है, इनसे कुछ जनरेट होता है क्या? यस सर। स्ट्रक्चर पार्ट है इनका। तो सर इससे जनरेट क्या होता है, ये किस काम आते हैं स्टोलोन्स? जैसे राइजोइड का तो अपना अकेला एक काम है, नाइट्रोजन फिक्स कर लेगा, फिर माइसीलियम का अलग काम होता है, तो सर स्टोलोन का? स्ट्रक्चर को तो मेंटेन करते ही हैं, मेंटेनेंस ऑफ स्ट्रक्चरल पार्ट। तो सर ये क्या सिर्फ मतलब वैस्कुलर स्ट्रक्चर है जिसके अंदर कुछ नहीं होगा, मतलब कोई लिक्विड मटेरियल नहीं, सिर्फ गैसियस कंपोनेंट्स होंगे ये? राइट। ओके सर। नेक्स्ट इज द मॉडिफिकेशन ऑफ हाइफे, दैट इज, अगर जैसा अभी डिस्कस हुआ, वैक्यूल बन रहा है, साइटोप्लाज्म लेस डेंस इन द ओल्डर पार्ट, उसका ग्रोइंग टिप है, न्यूक्लियस है, दिस हाइफे इज द कोइनोसाइटिक एसेप्टिक एसेप्टेट, सेल वॉल जैसे यहाँ से जनरेट हो रहा है, ग्रोइंग टिप, सेल मेम्ब्रेन आप देखें, गोल्जी एपरेटस, माइटोकॉन्ड्रियन, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, nucleus. So these are the basic one. No cross wall is there, and in this case cross wall is there, जैसे कि यहाँ पर आप सेपरेट करें। ठीक है, तो बेसिक ये कैरेक्टरिस्टिक है, इनकी हेल्प से आप आइडेंटिफिकेशन पार्ट होता है, बिकॉज आइडेंटिफिकेशन इंपॉर्टेंट है। जैसे स्पेशीज के भी स्ट्रेन्स बनाए जाते हैं, तो जैसा हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो मान लीजिए मिक्सचर है, ये आपको फाइंड आउट करना है कि जिस एंटीबायोटिक को आपको बनाना है उसके लिए माइक्रोब को आपको सेपरेट करना है। तो वैसे तो क्या है कि मार्केट में उनके लायोफिलाइज्ड जो पाउडर है वो मिलता है, जैसे यीस्ट का अगर आप मार्केट में वो परचेज करें तो ऑलरेडी वो पाउडर फॉर्म में है, और डिफरेंट जितने भी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो भी मिलते हैं, और बल्क में इनको बनाना होता है तो स्मॉल क्वांटिटी में लिया और बन गया। ठीक है, बट टिश्यू कल्चर पार्ट है, या आपको और ज़्यादा स्केल में इसको बनाना है, तो फिर वहाँ पर जहाँ पर भी सेपरेशन की बात आती है वहाँ पर आइडेंटिफिकेशन देखना होगा। तो फिर वहाँ पर ये जो माइक्रोस्कोपिक व्यूज है वो आपको काम आएंगे एक पर्टिकुलर स्ट्रैंड को सेलेक्ट करने में। द मॉडिफिकेशन ऑफ हाइफे, जैसे सेप्टेट फॉर्मेशन है, ऑलरेडी हम लोगों ने देखा, तो सेप्टेट है, हाइफे बनेगा, कोइनोसाइटिक है। फंगल हाइफे में आप प्लांट सेल वॉल जैसे देख रहे हैं, इसका अगर आपने और माइक्रोस्कोपिक व्यू देखे तो ये सेलुलर पार्ट है, और एक फाइन स्ट्रक्चर यहाँ पर है जिसको हॉस्टोरियम कहा गया है। अब ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, दिस इज नेमेटोड। नेमेटोड अगर आप देखें, सी एलिगेंस अगर आपने अभी स्टडी करने को कहीं मिला है, तो एंटी एजिंग जो एक्टिविटी है, एक्चुअली CSIR का एक लैब है, CMAP, जहाँ पे मैं पहले था, तो इन दैट लैब नेमेटोड के ऊपर बहुत अच्छा काम होता है। तो इसके ऊपर ये देखने को मिलता है कि जितने भी हमारे मॉलिक्यूल्स हैं उनका
एंटी एजिंग इफेक्ट, या इसके जो डिफरेंट सेल हैं उनके ऊपर उसका क्या इफेक्ट आ रहा है। नेमेटोड जो इन्फेक्शंस है, हिस्टामिनिक जो डिजीजेस है उसमें भी होता है। तो सॉरी, हिस्टामिक नहीं, हेलमिंथ। तो एंटी हेलमिंथ जो कैटेगरी है, मेट्रोनिडाजोल, टिनेडाजोल, तो ये सारे जो ड्रग मॉलिक्यूल्स हैं उनकी स्टडी के लिए भी ये काम में आता है। एंटी हेलमेंथिक एक्टिविटी भी इसके ऊपर देखने को मिलती है। तो इस तरीके से आपको देखना है जनरल पॉइंट ऑफ व्यू रखते हुए, और स्पेसिफिकली जहां पर प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स आपके टॉपिक है, उसमें फिर हम लोग स्पेसिफिक जो फंगई है उसको डिस्कस करेंगे। सर हाँ, यहाँ तक कोई डाउट है पूछिए। सर ये जो मशरूम का आपने बताया था, हाँ, तो सर इसके अंदर जो एडेबल जो मशरूम्स है जिनको अपन खा सकते हैं, तो सर वो तो बाद में थोड़ी देर टाइम बाद जैसे खा सकते, जो खाने वाले होते हैं वो थोड़ी टाइम बाद, जैसे अगर वो उनको नहीं हटाएंगे अपन प्रोडक्शन से, जहाँ पर अपन उनको खाने के लिए प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो वो भी तो सर बाद में जाके पॉइजनस हो जाते हैं, तो फिर वो भी तो पॉइजनस में आने जस्ट अभी आया था मैं चाहिए। देखो ये जो क्वेश्चन है आपका, इसके लिए मैं एग्जांपल ये देना चाहूंगा। जो मशरूम की जो वैरायटी है, हाँ ये जो स्लाइड है, तू भी ले यार, मैंने लिबर्टी पी तो ली दो। कहाँ से मैंने इसको कलेक्ट किया था, वहां पर भी ये पॉइंट दिया हुआ था कि जो मशरूम की जो इतनी वैरायटीज हैं उसमें से कौन सा वैरायटी पॉइजनस है और कौन सा नहीं है। मैं लैपटॉप तो यार मैं खुद ही लेने की सोच रहा था यार। कौन सा ले रहे? कोई i7 जनरेशन का या i5। तो उसी टाइम पीरियड में, या जो आपका वो क्वेश्चन है कि उसको छोड़ दिया जाएगा वो कुछ टाइम के लिए, तो वो तो फिर वैसी ही कंडीशन है कि आपने फूड रेडी किया और फिर वो कंज्यूम नहीं हो पाया, तो फिर अपने आप में डिकम्पोजिशन का प्रोसेस तो स्टार्ट हो गई, तो पॉइजनस जो चीजें हैं वो तो सामने आएंगी, फॉर्मेशन ऑफ टॉक्सिन तो होगा ना। हम लोगों ने जो यस सर। स्टेशनरी फेज देखा है, तो हर कोई फॉर्मेशन ऑफ टॉक्सिन तो करेगा उस स्टेज में। जैसे कि सर लेकिन जैसे अपन ने एक मशरूम की फार्मिंग करी, हेलो हाँ, सर, जैसे हम अपने कोई भी मशरूम की फार्मिंग अगर करते, कोई करता भी है, तो एज ए टाइम पीरियड अपन को पता रहता है कि हाँ अगर अपन को इस टाइम पे अपन को मशरूम निकाल लेना होता है, मतलब उसको सॉइल से जो जिस जहां भी अपन उसको प्रोडक्शन करते हैं वहां से अपन उसको डिसेबल मतलब उसको निकाल लें, ठीक है। और अगर कुछ टाइम बाद उसने छोड़ दिया, मतलब उसको ध्यान नहीं रहा या कुछ किसी भी कारण अगर उसके अंदर कुछ ऐसा होगा कि वो बाद में जाके, क्योंकि मशरूम है और मशरूम ज्यादातर पॉइजनस ही होते हैं सर, और कुछ ही मशरूम होते हैं जो इडेबल होते हैं, लेकिन जो इडेबल भी होते हैं ना वो ज्यादा टाइम, जैसे जहां तक अपन को पता है कि इनकी जो लाइफ है यहाँ तक ये पॉइजनस नहीं रहेंगे तो ये खाने लायक है, लेकिन कुछ टाइम बाद ये वो भी पॉइजनस हो जाते हैं, तो फिर वो भी तो पॉइजनस में आने चाहिए ना, तो वो खाने में क्यों आते हैं? क्योंकि वो कुछ ही टाइम के लिए रहते हैं इसलिए। हाँ, वो इसलिए है कि जैसे ही फूड जो रेडी है अगर आपने ऑन टाइम कंज्यूम नहीं किया तो डिकम्पोज होना तो स्टार्ट हो गई, प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन हो गई, तो टॉक्सिन फॉर्मेशन तो हो गई, तो एडिबल फिर वो यस कहाँ, सर। एडिबल तो नहीं रहा वो। तो हाँ राइट टाइम पे आपको कंज्यूम करना पड़ेगा, जो पोस्ट हार्वेस्टिंग जो कंडीशन आप डिस्कस कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, ओके देन, गुड डे।